नमस्ते मैम, मैं अजीत कुमार सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरे शोध का विषय है 1980 के बाद से हिंदी रंगमंच का विकास नाट्य लेखिकाओं के विशेष संदर्भ में और स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से। मेरे शोध के 4 आयाम हैं। पहला ये कि मैंने कुछ स्त्री नाट्य लेखिकाएँ ली हैं, उन्होंने जो नाटक लिखे हैं उन नाटकों का मंचन अक्रॉस हिंदी बेल्ट के जो राज्य हैं वहाँ पे पुरुष और महिला निर्देशकों द्वारा किया गया है, उनका क्रिटिकल एनालिसिस करना। इसके अलावा दूसरा आयाम है, अगर किसी महिला निर्देशिका ने अगर कोई प्ले लिख के उसका मंचन किया है उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। तीसरा आयाम ये है कि अक्रॉस हिंदी बेल्ट में अगर कोई वहाँ की लेखिका हैं उन्होंने अगर नाटक लिखा है और उसका मंचन अगर पुरुष और महिला निर्देशकों द्वारा किया गया है तो उसका क्रिटिकल एनालिसिस करना। और चौथा ये है कि अगर इन हिंदी बेल्ट के जो 11 राज्य हैं, 9 राज्य के अलावा 2 और राज्य जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, बंगाल, यहाँ पे जो पुरुष और महिला निर्देशक तथा अन्य रंगकर्मियों ने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है हिंदी रंगमंच की समृद्धि के लिए, उसके उत्थान के लिए, उनका महत्वपूर्ण इंटरव्यू लेना। इसी संदर्भ में आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की बहुत ही चर्चित और नामचीन एक्टर डायरेक्टर साजिदा मैम से। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं चाहूँगा कि आप अपनी रंग यात्रा के बारे में हमें बताएं। आपकी रंग यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरी जो रंग यात्रा है वो प्रारंभ हुई है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के एक छोटे से कस्बे धामपुर से। मैं धामपुर की रहने वाली हूँ जी। और एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा नसीम अहमद ने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया मेरी इस रंग यात्रा में। अगर मैं किसी को सबसे ज़्यादा भागीदार समझती हूँ तो वो है मेरे फादर, क्योंकि मैं पहली ऐसी लड़की थी 12th पास किया था। आसपास मेरे से पहले कोई लड़की नहीं थी जिसने 12th पास किया हो। तो मेरे फादर का एक सपना रहा था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। हालांकि हम 8 भाई बहन हैं। पापा की कोशिश की वजह से सभी ने लगभग ग्रेजुएशन किया है, पर सभी अपने अपने व्यवसाय में लग गए। उसके बाद जॉब में कोई भी नहीं गया, पर मैं थोड़ा अलग तरीके से बाहर आ गई। तो धामपुर में हमारा जो थिएटर होता है, छोटे छोटे हमारे ग्रुप्स हैं, वो ग्रुप्स थिएटर करते हैं। मेरी शुरुआत हुई जहन में बैठा, मैं बहुत छोटी थी, क्लास 5th में रही थी, तो मैंने एक नुक्कड़ नाटक देखा था। हमारे मोहल्ले में एक नुक्कड़ नाटक आया था जिसका नाम था अनपढ़ शाम। उस अनपढ़ शाम को देखने के बाद मेरे जहन में कहीं कुछ ऐसा रह गया था कि ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आप अपनी बात कह सकते हो और कहने के बाद आप लोगों तक पहुंचा रहे हो और लोगों के जहन में वो बात उतर रही है। शायद उसी का कारण रहा कि मैं पढ़ाई पे बहुत ज़ोर रहा मेरा शुरुआत से ही। पढ़ने लिखने में मेरा जो मन था वो ज़्यादा रमने लगा और मैं बहुत पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा ललायित रहने लगी और उस तरफ मेरा रुझान जो है वो बढ़ गया। उसके बाद मैं खेलती थी, मुझे खेलना बहुत पसंद था। स्पोर्ट्स टीम में थी मैं अपने इंटर कॉलेज में भी। और जब मैं ग्रेजुएशन में आई तो पहले मेरा नाटकों को लेके इतना ये नहीं था कि मुझे नाटक करना है। फर्स्ट मेरी जो प्रायोरिटी थी वो था खेल। मैं खेलती थी, जैसे कि अक्सर होता है छोटे शहरों में कि आप जब होते हो स्पोर्ट्स टीम में तो आप सारी गेम खेलते हो। तो मैं खो खो खेलती थी, कबड्डी खेलती थी, लॉन्ग रेसर थी मैं, हाई जंप भी करती थी, लॉन्ग जंप भी करती थी। तो सारे प्लेयर्स आप उसे टीम में सब में आप पार्टिसिपेट करा देते हो। छोटे शहरों का ये है, पहले से ही है ये और अभी भी है। जब मैं कॉलेज में आई तब भी मैं बहुत ज़ोर था मेरा खेलने पे। उस समय जब मैं कॉलेज में आई तो मैंने वहाँ पर हमारे यहाँ जूडो कराटे स्टार्ट हुआ था, तो मैंने जूडो कराटे स्टार्ट किया और बहुत अच्छा रहा उसका रिस्पॉन्स। जूडो कराटे देखने के बाद हमारे कोच आए थे, मुझे याद है, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में हमारे यहाँ एक स्टेडियम है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, उसके कोच थे वो। तो जब उन्होंने हमारी जूडो की फाइट देखी तो उन्होंने मुझे और मेरी एक दोस्त है पम्मी राना, हम दोनों को बोला कि तुम लोग चलो, तुम्हें मैं रेसलिंग खिलाऊंगा। तो उनके साथ हम जुड़ गए और हम रेसलिंग खेलने लगे। और 12th तक ऐसा था कि स्कूल में होते हैं कार्यक्रम तो बच्चे हिस्सा लेते हैं, तो गेम्स वाली जो लड़कियां होती हैं उनको थोड़ा आगे रखते हैं टीचर्स कि ये थोड़ा ओपन है, ये बोल पाएंगी, ये बहुत इजीली कर पाएंगी। तो हम लोग करते रहते थे, वो साइड वाइज चलता रहता था स्कूल में बाहर के ग्रुप्स के साथ। में 12th तक नहीं जुड़ी थी, पर जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में वहाँ एक थिएटर सोसाइटी भी है हमारी, SBD डिग्री कॉलेज है, लड़कियों का ही गर्ल्स कॉलेज है।
तो उस थिएटर सोसाइटी में शांति शर्मा मैम हमारी अभी भी हैं और मीनाक्षी मैम, ये 2 टीचर्स हैं जो ड्रामा डिपार्टमेंट देखती थी उस समय। अब तो वो कॉलेज में नहीं है, खैर छोड़ चुकी हैं। तो ड्रामा डिपार्टमेंट देखती थी, तो उन्होंने हम गेम्स की लड़कियों को उन्होंने भी पकड़ लिया कि आओ आओ थिएटर भी करो बोल के हम लोग थिएटर में भी चले जाते थे। और वो हम बड़ी शर्तों पे जाते थे कि भाई हमारा अभी जो है प्रैक्टिस का टाइम है, हम अभी ये टाइम नहीं दे सकते आपको, हम ये टाइम दे सकते हैं। तो हमारी शर्तों पे हम उसमें जाते थे, ऐसा वाला था हमारा थिएटर को लेके। तो कोच साहब से जब मैं जुड़ी तो हमारी रेसलिंग शुरू हो गई। मैं और पम्मी रेसलिंग करने लगे। अब रेसलिंग करते करते बिना प्रैक्टिस के, हम लोग बिना मिट्टी में प्रैक्टिस किए हम फाइनल में पहुंच गए। पहली बार जब हम दोनों लड़ने पहुंचे तो ताकत थी अंदर में बहुत ज़्यादा, वो ताकत का गेम है रेसलिंग। कोच साहब बहुत प्रभावित हो गए। कोच साहब ने पापा से बात की और हमें उन्होंने बिजनौर बुला लिया। पापा ने भी अलाउ किया, मम्मी और मैं अच्छा दोनों जा रहे हैं। मम्मी के पापा मम्मी से भी बात की, मेरे पापा मम्मी से बात की, उन्होंने अलाउ कर दिया। तो बिजनौर हमारे यहाँ से ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर दूर है। मतलब 45 किलोमीटर दिल्ली में तो बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, लेकिन छोटे कस्बों के लिए बहुत बड़ा डिस्टेंस है। तो हमें बिजनौर में हमने एक रूम रेंट लिया, वहाँ हम दोनों रहने लगे, मैं और मम्मी। और कोच साहब के अंडर में हम प्रैक्टिस करने लगे। कॉलेज वालों से हमने परमिशन ले ली। तो हम जाते थे बीच बीच में, 1 क्लास 1-2 क्लास अटेंड करके आ जाते थे। तो कॉलेज में भी हमारा काफ़ी नाम था प्लेयर्स में। कॉलेज के लिए हम लोग हमेशा शील्ड लेके आते थे। तो बड़ी धाक सी थी कॉलेज में कि हाँ भाई प्लेयर लड़की आए, इनको ज़्यादा मत छेड़ो, इनको खेलने दो, ऐसा वाला। तो क्लासेस अटेंड ना भी करें तो चलता था, ऐसा वाला हिसाब था कॉलेज का। आ गए, रेसलिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। नेशनल खेला मैंने 2 बार, जूनियर नेशनल खेला, उसके अगले साल सीनियर नेशनल खेला। रेसलिंग में मैंने नेशनल खेला, नेशनल कैंप भी अटेंड किए। उसमें जो दोस्त थे उन लोगों ने बाद में जाके ओलंपिक में मेडल भी लिया है। तो वो सब चल रहा था। सेकंड नेशनल जब खेला तो कुछ ऐसे ही हम दोनों की कुछ कहासुनी हो गई कोच साहब के साथ और कुछ लोगों के साथ वहाँ पे, और बहुत कुछ उसमें ये समझ में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं खुद, मतलब बीइंग ए गर्ल, बीइंग ए मुस्लिम गर्ल, मैं अपनी सोसाइटी से लड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ और मुझे यहाँ इतना सब झेलना पड़ रहा है। मैं क्यों झेल रही हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ ये सब चीज़ें। एंड देन वो मेरा एक डीमोटिवेशन पॉइंट कह लीजिए आप, या गेम्स छोड़ने का पॉइंट कह लीजिए। और मैंने वो दिन के बाद कभी फिर मैट नहीं देखा, मैं गई नहीं वापस खेलने के लिए, क्योंकि मुझे लगा ये जगह मेरे लिए नहीं बनी। अगर मैं एक मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम जाति से बिलोंग करती हूँ और मेरी बात उस तरीके से नहीं ली जा रही है, मेरे टैलेंट को भी मेरी जात के अकॉर्डिंग आका जा रहा है कहीं पॉइंट में, मैं नहीं करूँगी ये काम, मैं नहीं करूँगी। फिर मुझे फुल फ्लैश में थिएटर करने लगी, थिएटर ग्रुप के साथ जुड़ गई। थोड़ा दिल भी बहुत ज़्यादा दुखा और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। उसी बीच मेरठ से हमारे ग्रुप, जो अभी ये जो ग्रुप था जिनके साथ मैं पूरे तरीके से जुड़ गई थी, ग्रुप में ही हमारे ग्रुप के 2 लड़के हैं, पंकज और गौतम। वो लोग काफ़ी एक्टिव थे। वो दोनों बोले दीदी, मुझे और पम्मी को दोनों को बोले, पम्मी भी वहाँ से आ गई थी, तो हम दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे उस समय। पम्मी और मुझे बोले दीदी ऐसे ऐसे मेरठ से एक ऐड आया है कि आप नाटक कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो हमें उस समय ऐसा भी थोड़ा हो गया था कि अब कुछ इनकम भी आनी चाहिए, ग्रेजुएशन भी ख़त्म होने जा रही है, लास्ट ईयर था ग्रेजुएशन का उस साल। ये सारा घटनाक्रम 3 सालों में घटा, जो मेरा छोड़ना, फुल फ्लैश थिएटर करना, वो सब शुरू हो गया। तो उसके बाद हम दोनों मेरठ आ गए, घर वालों से परमिशन लेके मेरठ आ गए। पंकज और गौतम भी आ गए, हम 4 लोग मेरठ पहुँचे। मेरठ में मुक्ताकाश नाट्य संस्थान एक है, अभी भी है, सुभाष नगर गली नंबर 9 में है। वहाँ हमारी मुलाकात हुई सुरेंद्र कौशिक सर से। सुरेंद्र कौशिक सर 1964 के NSD पास आउट है। अभी तो वो नहीं रहे, पिछले साल फैब में उनकी डेथ हुई है। पर उनके बेटे हैं आकाशदीप कौशिक। वो आकाश भैया भी बहुत अच्छा काम करते हैं और सर तो करते ही थे बहुत अच्छा काम। दोनों लोगों के साथ हम लोगों का जो एक इच्छा जो कहीं दबी हुई थी वो निकल के आई। तो बाद में पता चला कि नुक्कड़ है जिससे आपको पैसा मिलता है और आप शाम में वहाँ पर थिएटर करते हो। तो उनके घर में ही उन्होंने एक ओपन थिएटर बनाया हुआ है, वहीं पे परफॉर्मेंसेज होती हैं, ऑडियंस आती है, वो लोग शो करते हैं और जो एक्टरों की इनकम है वो नुक्कड़ से आती है। तो दिन में नुक्कड़ करते हैं। उनके यहाँ नुक्कड़ के बहुत प्रोजेक्ट आते थे, तो नुक्कड़ के लिए ही उन्होंने ऐड निकाली थी। जब हम उनसे पूरी तरीके से जुड़ गए, उन्होंने इतना ही बड़ा एक हॉल था, उस हॉल में एक्टरों के लिए से 4 डाली हुई। वो एक्टर अपना बेड लेके आए, वहाँ पे सो जाए, बाथरूम था,
एक छोटा सा गैस उन्होंने दिया हुआ था कि अगर कुछ बनाने का पानी वानी गर्म करना है तो आप इस पर कर सकते हैं। बाकी खाने पीने का हम लोग खुद ही देखते थे अपना। तो हम ऑल ओवर आसपास की जगह से 8-10 लोग थे, वहाँ रहते थे, उसी हॉल में रहते थे और वहीं फुल फ्लैश उनके साथ रहे। तो अराउंड 2 साल मैंने उनके साथ काम किया, वहीं रह के। घर जाते थे, जब बीच में छुट्टियाँ होती थी तो वापस आते थे, फिर करते थे, नुक्कड़ किए और बहुत शोज़ किए उनके साथ। शोज़ करते गए। फाइनली इसी बीच फिर ग्रेजुएशन भी ख़त्म हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, वो सब भी चल रहा है, ये भी साथ साथ चल रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो ये करते करते एक दिन अचानक ख्याल आया, घर वाले बोले शादी करनी है, क्योंकि मेरे से 2 साल छोटा मेरा भाई है, उसकी शादी हो रही है, क्योंकि उसका रिश्ता बचपन में तय हो गया था और रिश्ता तय होने की वजह से उसकी दादा, जो मेरी भाभी हैं, होने वाली भाभी है, उनके दादाजी की तबीयत ख़राब है, तो वहाँ से फोर्स आ रहा है कि शादी करनी है। अब मैं बड़ी हूँ तो मेरी शादी तो कंपलसरी है। अब जब ये जिक्र आया तो बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं बैठी, सुरेंद्र कौशिक सर के साथ बैठ गई। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूँ, मेरा तो सब खत्म हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी किसी मुस्लिम लड़के से और उसके बाद बस घर में जाऊँगी, बच्चे पैदा करूँगी और इतना सब जो मेहनत की है, इतना सब जो मैंने पूरा रेवोल्यूशन उठाया है, वो सब ख़त्म हो जाएगा। तब सर ने मुझे BNA और NSD के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट है, तुम ऐसा करो, इस साल अप्लाई कर लो, घर वालों से बात करो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन होता है तो तुम पढ़ने चली जाना और नहीं होता है तो अलग बात है, फिर तुम देखना क्या करना है आगे, कैसे मनाओगी घर वालों को। तो मैं भी घर आई, घर पे मैंने पापा से बात की डायरेक्ट। पापा को बोला मुझे बस ये वाला चांस दे दो आप, और तब तक आप थोड़ा सा रोक लो सबको, ये रिश्ते की बातें मुझे बार बार परेशान ना करो, बुला रहे, लड़का दिखा रहे, ये सब कर रहे, ये सब परेशान ना करो, आप मेरी बात थोड़ी सी मान लो। तो बड़ा मुश्किल से पापा राज़ी हुए। पापा ने फिर सबसे झगड़ा भी किया इसके लिए, क्योंकि सब लोग बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे घर में, अम्मी भी बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी, दादी दादा बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे, नाना फोर्स कर रहे थे मेरे। तो पापा ने किसी तरीके से संभाली वो सिचुएशन और उस साल फिर मैंने NSD और BNA दोनों अप्लाई किया। हम लोग BNA लखनऊ मुक्ताकाश की तरफ से एक नाटक करने गए थे। वो नाटक वहाँ की फैकल्टी दिख रही थी और उन लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया। वो फैकल्टी मुझे बोल रही थी, मेरे पास आई, अरे तुम तो बहुत अच्छा करती हो, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने बोला साजिदा। तुम BNA के लिए क्यों नहीं अप्लाई करती? तो मैंने उनको बोला मैम मैंने अप्लाई किया इस साल, देखते हैं क्या होता है। तो मैं बड़ा BNA जाने के टाइम पे मैं बड़ा कॉन्फिडेंट थी कि मेरा BNA में तो सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैं गई, मैंने आई, पहले तो मैं NSD आई, NSD का एग्ज़ाम दिया। तो जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू में मुझसे पूछे गए सवाल, पहले परफॉर्मेंस देखी गई, फिर सवाल पूछे गए। सवाल जब सब लोगों ने पूछे तो बड़े प्यार से पूछे उन लोगों ने, और मैंने भी उतना ईमानदारी से जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा हाँ भाई बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा है थिएटर में? मैंने बोला सर ऐसा है, मैं जहाँ से हूँ और मैं जहाँ रह के अभी थिएटर कर रही हूँ, दोनों ही जगहों पे मुझे किताबें उतनी अवेलेबल नहीं है और उतनी ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी है मैंने। आपने जो लिस्ट भेजी थी उसमें से 2 किताबें पढ़ी हैं, आपको बता दीजिए, मैं उनके बारे में डिस्कशन कर सकती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता किताबों के बारे में। तो वो लोग हंसने लगे, फिर हंस के डिस्कशन, अच्छा ठीक है चलो आधे अधूरे के बारे में डिस्कशन शुरू हुआ। तो मैंने आधे अधूरे के बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था वो रखा। अब जब मैं बाहर निकल के आई और आकाश भी हंस मिली तो मैंने उनको बोला मेरा नहीं होगा यहाँ पे, मेरा तो हो ही नहीं सकता। मैं तो वो उन्होंने सवाल पूछा कि कितनी किताबें पढ़ी, मैंने बोल दिया 2 ही पढ़ी। आकाश भैया से सर पीट रहे, अरे बोल देती कोई 1-2 नाम और। मैंने कहा जब पढ़ी नहीं थी तो मैं कहाँ से बोल देती। तो उसके बाद ये हो गया फाइनल। फिर मैं BNA गई इंटरव्यू देने। BNA में जब इंटरव्यू दिया तो बड़े कॉन्फिडेंस से दिया, वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस से। फिर हम लोग वेट करने लगे सभी लोग रिजल्ट का। मैं तो थोड़ा सा क्लियर थी कि मेरा नहीं होगा। हम लोग NSD में नाटक देखने आए। नाटक देखने के लिए आए, रेपेट्री का नाटक था अंतराल। हमारा कल ये भी बन गया था, मतलब ये भी लिंक बन गया था NSD के साथ कि जब हम वहाँ थे मेरठ में तो हम आर्टिस्ट लोग सारे नाटक देखने के लिए आते थे इस तरफ NSD में। और हम लोकल चलती है मेरठ से दिल्ली के लिए, वो तिलक ब्रिज पे छोड़ती है। तो तिलक ब्रिज पे हम क्या करते थे, कई बार टिकट नहीं लेते थे। तो हम लोग वहाँ पे थे, नाटक देखने आए थे। तो हम लोग ऐसे नाटक देखने आया करते थे। वहाँ से हमारी जो मुक्ताकाश की टीम थी, रेपेट्री के शोज़ होते थे, स्कूल के शोज़ होते थे, तो हम लोग आ जाते थे नाटक देख के, फिर रात को वापस लौट जाते। उसके बाद उस दिन भी हम नाटक देखने आए हुए थे और NSD का रिजल्ट आया था वर्कशॉप के लिए जो सिलेक्शन होता है।
प्री का रिजल्ट आया था बेसिकली। तो बाहर लिस्ट लगी थी, सब लोग हमारे ग्रुप से और भी लोगों ने दिया था इंटरव्यू, सीनियर लोग जो थे, तो सब लोग लिस्ट देखने भाग गए। मैं बैठी रही, मैंने कहा मेरा तो होना ही नहीं है। मैं वहीं बैठी रही आराम से, मैंने कहा बैठो, अपना क्या है, इतना तो होना ही नहीं है। बाद में सब लोग आए भागे भागे, मुझे पकड़ के बोले तेरा सिलेक्शन हो गया इंटर वर्कशॉप के लिए। मैंने वो मैं ऐसे देखा, हंसी, पागल हो गया, मेरा नहीं होगा किसी और का नाम होगा, ठीक से नंबर देख लो। फिर आकाश भैया आए, तो आकाश भैया बोले साजना तेरा हो गया वर्कशॉप के लिए। मैंने बोला सही बोल रहे हो आकाश भैया आप? कह रहे हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तेरा हो गया वर्कशॉप के लिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे कोई फीलिंग ही नहीं हो रही थी, ना मुझे खुशी हो रही थी ना मुझे दुख हो रहा था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस इतना ही मेरा एक्सप्रेशन था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नहीं होगा। जिस तरीके से उन लोगों ने बातचीत की थी, परफॉर्मेंस मेरी बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस आई डोंट नो अच्छी थी इन द सेंस क्योंकि मैं प्लेयर रही थी तो एनर्जी बहुत हाई थी, एनर्जेटिक परफॉर्मेंस रहती थी मेरी हमेशा। वही देख के शायद BNA वालों ने वो बोला था कि तुम NSG आओ, तो मैंने कहा ठीक है, हो गया 5 दिन के लिए वर्कशॉप के लिए आना। 5 दिन के लिए वर्कशॉप के लिए आ गई। उस समय BNA में वर्कशॉप नहीं होती थी, डायरेक्ट सिलेक्शन होता था। 5 दिन की जब वर्कशॉप हुई तो सेम चीज़ें मेरे साथ बहुत कुछ घटी। मतलब जो टीचर बोल रहा होता था मुझे समझ नहीं आता था, बस मैं करती थी। उसके बाद जब टीचर पूछता था क्या कर रही थी, तो मैंने बोला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं ट्राई कर रही थी कुछ करने के लिए। तो हंस दिया टीचर्स ने। हो गया फाइनली वर्कशॉप 5 दिन खत्म हो गया। मैंने फिर से वही बोला आकाश में मेरा नहीं होगा, वहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग थे, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अभी तो मुझे बहुत पढ़ाई करनी है वहाँ जाने के लिए। उसके बाद BNA से रिज़ल्ट आया और मेरा नंबर 1 पे नाम था वहाँ लिस्ट में। तो मैं अरे मेरा सिलेक्शन हो गया, अच्छा जो मैं सोच रही थी वो हो गया। तो BNA में सिलेक्शन हुआ तो घर वाले मान गए, फिर शादी नहीं हुई, पापा ने सबको मना लिया। धामपुर में हर न्यूज़पेपर में नाम आया तो घर वाले भी खुश, मोहल्ले वाले भी देख रहे हैं, अच्छा बड़ी बड़ी फ़ोटो छपी। धामपुर वालों के लिए बहुत बड़ी बात थी कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी में लड़की का सिलेक्शन हो गया, क्योंकि और भी बहुत सारे सीनियर्स लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था पर कभी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मैं पहली लड़की थी जो भारतेंदु नाट्य अकेडमी में हमारे धामपुर के थिएटर ग्रुप से पढ़ने जा रही थी। तो इसलिए बहुत बड़ी बात हो गई थी हमारे सब ग्रुप्स वालों के लिए। भारतेंदु नाट्य अकेडमी पहुंची, वहाँ क्लासेस शुरू हो गई, वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, क्लासेस कर रही थी, एंजॉय कर रही थी, पूरा हमारा बैच था। अचानक से 15 दिन मैंने वहाँ क्लासेस की और एक कॉल आया आकाश भैया का मेरठ से, और मुझे बोले, उस समय फ़ोन होते नहीं थे, लैंडलाइन नंबर होते थे, तो मैंने मुक्ताकाश का ही नंबर जमा किया था NSG में। NSG से गया था मुक्ताकाश फ़ोन, और मुक्ताकाश से आकाश भैया ने किया मुझे लैंडलाइन पे फ़ोन आया। उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया तो आकाश भैया का सबसे पहला सेंटेंस था, पहले तो तू एक्साइट मत होना, कुछ जो भी बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन और कुछ भी रिएक्ट मत करना, और बोलना कि मम्मी बीमार है, मुझे घर जाना है, और सामान पैक करना और चुपचाप निकल के आ जाना, नहीं तो वो लोग तुझे आने नहीं देंगे। मैंने बोला हुआ क्या आकाश भैया, तेरा NSG में सिलेक्शन हो गया है और तुझे NSG जाना है। अब मैं फ़ोन पकड़े खड़ी हूँ और मैं कुछ मतलब मुझे खुशी भी हो रही है और यहाँ से जाने का एक दुख भी है, वो मिक्स फीलिंग, और मेरी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वहाँ जो क्लर्क भैया बैठे थे वो पूछे क्या हुआ, अरे क्या हुआ बेटा क्या हुआ। मैंने उनको देखा और मेरे मुँह से वही निकला, मम्मी बीमार है। ऐसे करके उनको बोला मम्मी बीमार है। अच्छा ज़्यादा बीमार है क्या? आकाश भाई ने अच्छा चलो फ़ोन रख और पैक करके आ जा सामान, ऐसे बोल के मैंने फ़ोन रख दिया और मैं रोती रोती ही क्लास में पहुँची। और मुझे याद है मैम चित्रा मैम अभी रिटायर हुई है, चित्रा मैम वहाँ से, चित्रा मैम क्लास ले रही थी और चित्रा मैम की क्लास चल रही थी। मैं रोती रोती क्लासरूम में पहुंची तो सब लोग शॉक हो गए, क्या हुआ, सब लोग एक्साइटेड उस तरीके से एक्साइटमेंट में पूछने लग गए। तो मैंने वहाँ भी वही निकला मुझसे मम्मी बीमार है, तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे मतलब। तो मैम को लगा कि ज़्यादा बीमार है शायद इसीलिए, तो तुम ऐसा करो, अभिमन्यु मेरा एक बैचमेट था, अभिमन्यु है मतलब वो अभी, और एक लड़की है निशा वो भी बैचमेट, तो दोनों लोगों को बोला निशा और अभिमन्यु तुम जाओ और साइज़ का सामान थोड़ा सा दिला के इसको बस में बिठा के आओ, बस में बिठा के आओ, जाओ बेटा तुम निकलो, डोंट वरी, हम यहाँ संभाल लेंगे, तुम्हारा एप्लीकेशन वगैरह बाद में आके लगा देना। अब ये तो मैं करके तो आ गई, पर मेरा रोना नहीं रुक रहा है। मैं हॉस्टल में आ गई हूँ, मैं बैठ गई बेड पे आके, तो वो मुझे निशा बोले सामान पैक कर ले चल, ज़्यादा ख़राब है क्या हालत, मम्मी ज़्यादा बीमार है क्या हुआ, क्या है, तू इतना क्यों रो रही है तो मैं रोए जा रही हूँ। उसके बाद अच्छा तेरा सामान बता मुझे, यहाँ वहाँ से 2 जोड़ी कपड़े रख दूँ, 3 जोड़ी रख दूँ, अच्छा ज़्यादा रख दूँ, तो मैं रोए जा रही हूँ। उसके बाद अभी मैंने भी अरे रो क्यों रही है आंटी, ज़्यादा सीरियस है? नहीं यार कुछ नहीं हुआ है, मुझे जाना पड़ेगा और मेरा NSG में सिलेक्शन हो गया।
जैसे ही मैंने ऐसे बोला उन दोनों को, वो लोग चीख मार के ऐसे कूद गए और अब उन्होंने मुझे ऐसे उठा लिया और निशा चीख मार रही है। तो हम लोग इसमें थे ग्राउंड फ्लोर में, और ऊपर में केयर टेकर जो थे वो लोग थे। गर्ल्स हॉस्टल एक रूम हायर किया हुआ था BNN उस समय, वो हम दोनों लड़कियाँ, 2 ही लड़कियाँ थे उस बैच में, वो दोनों वहाँ रहते थे, हम दोनों, मैं और निशा। ऊपर से वो केयर टेकर उतर के आ गया, क्या हुआ क्या हुआ? तो निशा ने उसको बोला कुछ नहीं हुआ अंकल, कुछ नहीं हुआ। उसको किसी तरह टाला, उसके बाद बोला चल पहले तू ऐसे नहीं जाएगी, चल तुझे एक बढ़िया सी पार्टी देंगे, तुझे सी ऑफ करेंगे। वो मुझे समझ नहीं आ रही है वो क्या रहा है। मैं चली गई उन लोगों के साथ स्कूल वापस। स्कूल पहुंची BNN, तो वहाँ जैसे ही लोगों को पता चला तो वहाँ 2 पार्टी बन गई। एक पार्टी है जो मुझे फोर्स कर रही है कि मुझे यहीं रहना, दूसरी पार्टी है जो फोर्स कर रही है कि नहीं इसको जाना है। मीटिंग बैठी है, ऑडिटोरियम जो है BNN का, उसमें मीटिंग बैठी हुई है, वहाँ पे सब बैठे हुए हैं, अरुण सर, चित्रा मैम और एक और सर थे, वो अभी नहीं रहे, जुगल किशोर सर, ये 3 लोग थे फैकल्टी इस समय, तीनों बैठे हुए हैं, और सीनियर्स लोग हैं और बैचमेट्स हैं, सब बैठे हुए। तो ये तीनों पूरा गए, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम अपने बैचमेट्स को छोड़ के जाओगी, इनकी शक्लें देखो, तुम्हें इनसे कोई प्यार नहीं हुआ 15 दिन में, ये सब चल रहा है। और उधर मेरे बैचमेट्स और सीनियर्स बोल रहे हैं यहाँ से करने के बाद भी तो लोग NSG जाते हैं ना, उसको मौका मिल रहा है, आप क्यों नहीं जाने दे रहे, आप क्यों रोक रहे हैं? फाइनली वो लोग जीत गए एंड मुझे बहुत अच्छी विदाई पार्टी मिली। यहाँ पे एक नटराज है दीदी, वो नटराज उन लोगों ने मुझे गिफ्ट किया, मुझे बाकायदा अच्छे से बैठाया गया सामान पैक करके बस में। रात को सुबह मैं NSG पहुँची और इस तरह मैं NSG आई। NSG आने के बाद मैंने NSG में एडमिशन लिया, वहाँ 3 साल पढ़ाई की, जम के पढ़ाई की मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा डम हूँ अपनी क्लास में। मतलब मेरी क्लास में सब लोग इतना जानते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कोई थिएटर की किताब पढ़ी ही नहीं आज तक। तो मैं ना पागल हुई थी, मैंने कभी इतना जीवन में पढ़ाई नहीं की। कभी कभी मुझे लगता था मैं मेरी रूममेट देवारती मजूमदार, मतलब लकीली मुझे देबू मिल गई। तो देबू की अभी पिछले साल 6 दिसंबर को डेथ हुई है, वो मिल गई मुझे, तो हम दोनों रूममेट बने। और देबू का इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, वेस्ट बंगाल से थी, उसकी फैमिली में मम्मी पापा दोनों को बहुत पढ़ने लिखने की आदत है, तो उसने दुनिया का लिटरेचर पढ़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली, बहुत ज़्यादा, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब उसको कहे बगैर मेरी ज़िंदगी का रंगमंच की यात्रा अधूरी रहती है। तो उसकी वजह से आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, मैं यहाँ इस सेटअप में बैठी हूँ, उसका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो देबू मिली मुझे वहाँ, और फिर देबू के सपोर्ट लेके, देबू के साथ बातचीत करके मैंने 3 साल इतनी पढ़ाई की। तो मैं कभी कभी देबू से ऐसे रोती थी, इतनी पढ़ाई में पहले कर लेती तो IAS ऑफिसर हो जाती। आज मुझे क्या पता था थिएटर में इतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैं तो कभी नहीं आती इस फील्ड में। ऐसे बोल देती थी बीच बीच में, जब कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही होती तो मैं उसको ऐसे बोल देती थी, कोई क्लास समझ में नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा। पर अगर आप कभी NSG लाइब्रेरी जाओ तो अभी भी जो किताबें कम इशू होती हैं उनको भी आपको मेरा नाम मिल जाएगा, मेरा साइन मिल जाएगा। मैंने इतनी पढ़ाई की है, 3 साल तो मैंने पागलों की जैसे पढ़ाई की है। कोई भी काम हो रहा है अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं टीचर्स का दिमाग चाट जाती थी बाद में, रुक रुक के। टीचर्स भी मुझसे भागने लगे थे कुछ टाइम के बाद कि ये बहुत दिमाग खाएगी, इसको अपने आप को मुझे करना है, मतलब मेहनत करना है। मैं और जॉय हम लोग का बहुत सारी घटनाएं हैं, कभी आराम से बताएंगे वो घटनाएं आपको, बहुत पर्सनल है। तो मैं और जॉय मिले, उसके बाद हम बैचमेट ही थे, और 2006 में हमारा NSG में अफेयर शुरू हुआ। फिर तो जॉय और मैं, हम दोनों सुबह से लेके, हमारा शेड्यूल पूरा फिक्स रहता था। हम सुबह जॉय जो है वो 6 बजे आ जाता था और हम दोनों निकलते थे 6 बजे। हम जाते थे इंडिया गेट, रनिंग करके पूरा आते थे। रनिंग करके आने के बाद हम लोग अपना एक्सरसाइजेस करते थे। एक्सरसाइजेस करने के बाद 8 बजे से, ये 2 घंटे का पूरा प्लान होता था, 2 घंटे हम दोनों एक्सरसाइज करते थे, रनिंग करते थे। फिर योगा क्लास और मूवमेंट क्लास होती थी। योगा क्लास एक दिन होती थी, एक दिन मूवमेंट क्लास होती थी। तो योगा क्लास और मूवमेंट क्लास अटेंड करते थे। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, वो हॉस्टल जाता था, नहा के आता था, मैं अपने हॉस्टल जाती थी। फिर 10 बजे से क्लास होती थी। फिर उसके बाद 11:30 बजे एक छोटा सा ब्रेक मिलता था। फिर उसके बाद 1 बजे लंच ब्रेक मिलता था। लंच ब्रेक में भी हम दोनों, वो भी हिंदी के साथ बहुत स्ट्रगल कर रहा था उस समय, वो अपना न्यूज़पेपर लेके बैठता था। हम दोनों अलग अलग हो जाते थे, मैं लाइब्रेरी चल जाती थी, वो न्यूज़पेपर लेके बैठ जाता था। मैं लगी हुई हूँ अपना क्या नया निकालना है, वो सब क्या आज पढ़ना है, क्या इस वीक ख़त्म हो गया, उस सब के मैं पूरे पॉइंटर्स बनाती थी। उसके बाद हम लोग 1:30 बजे, डॉट 1:30 बजे अलार्म रहता था, घड़ी थी उसमें अलार्म रहता था, डॉट 1:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचते थे लंच के लिए। 15 मिनट में लंच करते थे। 15 मिनट रूम जाके अगर कुछ चेंज वेंज करके आना है
सामान उठा कर आना, बुला के फिर दूसरी क्लास में पहुँचते थे। तो ऐसे हमारा पूरा दिन जाता था। तो 3 साल हमने NSD के ऐसे ही बिताए। पास आउट होने के बाद NSD में भी बहुत नाटकों में रोल किया, अच्छे रोल भी किए, छोटे रोल भी किए, बड़े रोल भी किए। NSD ने कॉन्फिडेंस दिया, NSD ने सिखाया मतलब इंडिपेंडेंट थॉट क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होती है, सोच क्या होती है, अपनी सोच को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आप अपनी बात को कैसे रखते हो, आप दूसरे की बात को कैसे सम्मान देते हो, मोरल्स कितने इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में, सेंसिटिविटी कितनी इम्पॉर्टेंट है, एक दूसरे से प्यार कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब NSD आके सीखा। आता तो था पहले से, पर उसको अलग अलग कैटेगराइज करना, डिवीज़न करना नहीं आता था, उसके बारे में बात करना नहीं आता था, या फिर उसको महसूस करना कह लीजिए उतना अच्छे से नहीं आता था जितना NSD ने सिखाया है। वो किसी के हाथ की जो वार्मथ है, उसकी जो एनर्जी है, या किसी की जो निगेटिविटी है, आप उसको कैसे एकदम फील कर पाते हो। किसी की प्रेजेंस से आपको पता चल जाता है कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन आपको कैसे देख रहा है। वो सारी चीज़ें NSD ने दी। तो NSD इज़ ए वेरी कहना चाहिए कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको ग्रूम करता है, आपको आपके उन अनकहे अनछुए पहलुओं को वो आप ही के साथ रूबरू कराता है जो आप कभी जान ही नहीं पाए अपने। आप जब 20-25 साल के हैं और आप NSD आ रहे हैं, मैं 24 साल की थी जब मैं NSD आई, वो 24 साल तक मैंने उन चीज़ों को नहीं जाना जो मैंने 24 से लेके 27 की एज में जाना। उसके बाद मैंने 1 साल TI के साथ अपना फेलोशिप किया। उसके बाद मुझे एज एन एक्टर काम करना है, बहुत ज़्यादा ऐसे हुआ, अरे बहुत पढ़ाई कर ली, और वो लोग बहुत डिस्कशन करते हैं, बहुत लिखवाते हैं। अब्दुल लतीफ़ खटाना सर हुआ करते थे उस समय TI चीफ, उनकी मीटिंग्स इतनी चलती थी, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, पर एक्टर का होता है ना, कुछ आदत हो जाती है कि उसको प्रैक्टिकल करने की आदत हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा बैठ के नहीं रह सकता। अब उनके साथ मीटिंग में हम लोग 4-4, 5-5 घंटे बैठे हुए हैं, मैं तो पक जाती थी, मेरा दिमाग ऐसे हो जाता था, अरे यार कहाँ फंस गई यार। तो कुछ पॉइंट्स जो अच्छे होते थे वो आ भी रहे ना, तो वो 2-4 नोट करने के बाद आपको ऐसा लगता है नींद आ रही है कि बेसिक जो आपकी नेचर है वो तो परफॉर्मेंस की है। वो तब मुझे वो रियलाइज़ हुआ, नहीं साजदा तुम एक्टिंग के बिना जिंदा नहीं रह सकती, तुमको एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। तब मैंने फिर वापस से NSD रेपेटरी ज्वाइन किया। उस समय तो क्या हो गया था कि उस समय क्योंकि कहना चाहिए एक्सपोजर इतना नहीं था कि आप अभी के टाइम पे जैसे एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, अभी बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो एकदम निकलते हैं मुंबई की तरफ जाते हैं। जी बोलते रहे जी। हाँ, वो एकदम निकलते हैं मुंबई की तरफ चले जाते हैं, एक्सपोजर बहुत बढ़ गया। उस समय एक्सपोजर नहीं था, उस समय हम उतना बातचीत भी नहीं कर पाते थे, उस समय हम लोग जानते भी नहीं थे चीज़ों को। जी डायरेक्शंस वाले प्ले और एक्टिंग वाले प्ले। पहले एक्टिंग से शुरू करते हैं। जी तो NSD से ही शुरू करते हैं। NSD के पहले तो बहुत सारे प्ले करके आई थी, पर उनमें से अभी जो मुझे याद है वो है दीवार में खिड़की रहती है, चरणदास चोर, और एक अनपढ़ शाम भी किया मैंने वापस, वही एक अनपढ़ शाम जहाँ से मेरी ये जर्नी की शुरुआत मैंने बताई थी, वो भी किया मैंने, उसको मैंने प्ले के तौर पे किया। और जुम्मन, बहुत सारे प्ले किए, अभी तो मुझे नाम भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहे, बहुत सारे प्ले किए थे उस समय पे। और उसके बाद NSD में आई, तो NSD में अलग अलग स्टाइल जैसे वो लोग करते हैं। तो शुरुआत में जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमने दिनेश खन्ना सर के साथ किया था, देवदास पर एक सीन वर्क किया था। उसके बाद फिर हमने एक फोक इनपुट मिलता है, संगीत शारदा हमें इनपुट मिला था। ये एक महाराष्ट्रियन फोक फॉर्म है संगीत शारदा, तो वहाँ से महाराष्ट्र से ही मैम आई थी, उन्होंने हमें ये सिखाया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायलॉग भी होते हैं और गाने भी होते हैं, गाने बहुत क्लासिकल होते हैं, तो वो हमने किया था। उसके बाद हम सेकेंड ईयर में आए, तो सेकेंड ईयर में 4 प्रोडक्शंस होते हैं, जिसमें एक होता है पहला पारसी स्टाइल का होता है जो कि सीन वर्क होता है। हेमा मैम कराती थी पहले ज़्यादातर हमारे साथ, हम जब तक हम थे तब तक तो हेमा मैम नहीं कराया। तो हमने वीर अभिमन्यु किया था पारसी स्टाइल में, मैंने उसमें सुभद्रा का कैरेक्टर किया था। पारसी भी अपने आप में एक अलग स्टाइल है, उसमें डायलॉग को ना तो गाने की तरह बोला जाता है और ना ही डायलॉग की तरह बोला जाता है, वो बीच में कुछ लय बंधी हुई होती है और उसको खींच खींच के बड़े बड़े एक्शंस के साथ बोला जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग है पारसी भी, देखने में भी मज़ा आता है, करने में भी मज़ा आता है। फिर हमने किया शेक्सपियरियन स्टाइल में,
मिड समर नाइट ड्रीम किया हमने। तो हमारे साथ पोलैंड से डायरेक्टर आए थे, पोवेल, उन्होंने किया था। वो शेक्सपियरियन ही स्टाइल में था, थोड़ा स्टाइलाइज करके उन्होंने किया था। उसके बाद हमने किया था सेकेंड ईयर में हमारा जो फोक फॉर्म का एक इनपुट आता है, जिसमें हमने तेरकुत्तू फॉर्म में किया था पांचाली शक्तम। तो तेरकुत्तू तमिलनाडु की एक फोक फॉर्म है, तो उन्हीं लोगों का प्ले है पांचाली शक्तम, बहुत पॉपुलर प्ले है। तो हमने उसी फॉर्म में किया था, वो भी बहुत मज़ा आया था। मदुरई गया हूँ, मैंने उसमें पांचाली का रोल भी किया था और मैंने उसमें युधिष्ठिर का भी रोल किया था, 2 कैरेक्टर किए थे। उसमें क्या है, बड़ी बड़ी कॉस्ट्यूम्स होती है, बहुत एलोबरेट मेकअप होता है और हेड गियर जो है उनका लकड़ी का होता है, 2-2.5 किलो का हेड गियर होता है, उसको सर पे बांधना होता है और बॉडी को भी आप बांध देते हैं। और बॉडी में जो आपको पता होगा शायद, वो जो जब हम लोग मुंजी और गेहूँ काट लेते हैं तो उसका जो बाल बचता है, धान वो उसको पुआल बोलते हैं, पुआल पता होगा आपको। तो पुआल से उसकी ऐसे एक कॉस्ट्यूम बनाई जाती है, उसके ऊपर कपड़ा लगाया जाता है। वो भी बहुत अपने आप में बड़ा होता है और हैवी होता है, उसको कैरी करना ही बहुत मुश्किल है। और हेड गियर बंधने के बाद तो सर घूम जाता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। तो वो मैंने मेल कैरेक्टर इसीलिए किया था क्योंकि मुझे वो एक्सपीरियंस भी लेना था। जो फीमेल कैरेक्टर है उसको हेड गियर नहीं बांधा जाता और ये भी नहीं बांधा जाता, वो साड़ी में, पांचाली साड़ी में रहती है। मैंने दोनों कैरेक्टर किए थे। केएस राजेंद्रन सर ने डायरेक्ट किया था उसको। केएस राजेंद्रन सर अभी तो नहीं रहे हमारे बीच। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, 40 दिन हम लोग मदुरई में रहे थे, मदुरई में हमने उसको तैयार किया था। फिर उसके शो मदुरई में हुए, फिर दिल्ली में हुए। उसके बाद ये 1 2 3 4 इनपुट हो गए, ये 4 हो गए जो हमें सेकेंड ईयर में करने को मिले थे। थर्ड ईयर में हमने प्रोडक्शन सबसे पहले किया था अजीजुल निशा, त्रिपुरारी शर्मा जी का एक स्क्रिप्ट है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा, बहुत खूबसूरत नाटक है अजीजुल निशा, पढ़ा हुआ है आपने, ओके, बहुत अच्छा नाटक है। तो उसको उन्होंने हमारे साथ किया था, उसमें मैंने अजीजुल निशा का ही कैरेक्टर किया था। दैट वॉज माई फर्स्ट लीड रोल एंड बड़ा रोल जिसको आप बोलेंगे कि 3 घंटे की परफॉर्मेंस थी और अजीजुल 3 घंटे ही स्टेज पर रहती है। और उर्दू तो मेरी खैर माशाल्लाह शुरू से ही अच्छी थी, क्योंकि घर में कुरान शरीफ पढ़ने का हमारे कल्चर रहता है मुस्लिम लोगों में, और बचपन से ही कुरान कायदा वो सब पढ़ा था, तो इसीलिए मेरे उर्दू की तो मुझे उतनी प्रॉब्लम नहीं आई। तो प्रोनाउंसिएशन में मुझे इतनी दिक्कतें नहीं आई, पर इतने बड़े बड़े डायलॉग मैंने पहली बार बोले थे। तो मैं बहुत घबराई हुई थी उस कैरेक्टर को लेके कि मैं, एक तो वो तवायफ का कैरेक्टर था जो कि गाती भी और नाचती भी, और उस समय तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया था कि मैं नाच भी सकती हूँ और गा भी सकती हूँ, तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आया था। जबकि मैंने पांचाली शक्तम में बहुत सारे गाने गा चुकी थी, पर मेरी बॉडी रिदम में है, ये तो एनएसडी ने समझा दिया था कि मैं रिदम में भी हूँ, सुर में भी हूँ, तो मैं गा भी सकती हूँ और नाच भी सकती हूँ। पर एक तवायफ जिसमें एक नज़ाकत होनी चाहिए, और मेरी रेसलर बॉडी थी, यू नो, अभी भी मेरे हाथ थोड़े बड़े हैं शरीर से, तो वो जो कॉन्फिडेंस था वो त्रिपुरारी मैम ने मुझे दिया। मुझे लगता है कि बीइंग ए फीमेल डायरेक्टर, उन्होंने जो सपोर्ट उस समय दिया था, वो सपोर्ट मेरे कॉन्फिडेंस को अप करने के लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट था, कि उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया, मुझे वो रोल दिया और मैंने वो रोल किया और शोज़ बहुत अच्छे हुए और मैम भी बहुत खुश हुई मेरी परफॉर्मेंस से। और मैं खुद भी सरप्राइज थी अपने आप को लेके कि मैं ये कर पा रही हूँ। उसके बाद से मुझे लगा, ओह, मैं कुछ भी कर सकती हूँ एज एन एक्ट्रेस, और ये थिएटर है, थिएटर में मैं क्यों माउंट करूँ अपने आप को कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरा फिगर ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरी बॉडी ऐसी नहीं है, या मैं बहुत खूबसूरत नहीं हूँ। तो वो सब मेकअप, ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम्स बना देता है आपको, आप कर सकते हो। अगर आपको पता है कि आपको स्टेज पे जीना कैसे, तो आप कर सकते हो। उसके बाद और भी हम लोग लकी रहे कि हमारे साथ उसके बाद अनु मैम और अभिलाष सर और अनामिका हक सर, ये 4 बड़े लोग हमें थर्ड ईयर में डायरेक्टर के तौर पे मिले। त्रिपुरारी शर्मा, अनुराधा कपूर, अनामिका हक सर और अभिलाष पिल्लई, तो ये 4 लोगों ने हमारे साथ, जो 4 लास्ट थर्ड ईयर में प्रोडक्शंस होते हैं, इन चारों ने किया। अभिलाष पिल्लई ने प्रोडक्शन किया ग्रैंड कमर्शियल प्रोडक्शन घोस्ट ट्रेन नाम से, वो इतना ग्रैंड था, उसमें बढ़िया बढ़िया एकदम कॉस्ट्यूम्स, कैरेक्टर, मज़ेदार सारी चीज़ें वो किया, तो और मज़ा आया करके, अपने आप अपना एक और नया रूप देखने को मिला, वहाँ एक और एंगल खुला। उसके बाद अनु मैम के साथ किया था हमने स्वीट बर्ड ऑफ यूथ। अनु मैम के साथ काम करने का वो एक अलग ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था। उनके साथ जो एक्सप्लोरेशन हुई, उनके साथ चीज़ों को देखने का जो
चीज़ों को बारीकी से कैसे देखते हो आप, एक बीइंग ए डायरेक्टर आप कैसे चीज़ों को तह तक घुसते हो, आप चीज़ों की तह तक घुसते हो। कोई भी सीन आप बना रहे हो, कोई भी आप इम्प्रोवाइजेशन दिखा रहे हो या किसी किरदार को आप लेके जा रहे हो, तो उसकी एकदम बारीकी को कैसे पकड़ते हो, वो अनुराधा मैम के साथ हमने जाना। फिर हम आई अनामिका अख्तर की बारी। तो अनामिका अख्तर इज़ लाइक, अनामिका अख्तर के जो काम करने का तरीका था, उनके काम करने के तरीके में एनर्जी का यूटिलाइजेशन, एनर्जी को आप कैसे यूज़ करते हो अपनी एनर्जी को। तो क्योंकि मैं तो बहुत एनर्जेटिक थी, मैंने बताया आपको मैं प्लेयर थी, तो मेरी एनर्जी बहुत हाई थी। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना, एक्टर की एनर्जी को चैनलाइज करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है एक डायरेक्टर के लिए और ख़ुद एक एक्टर के लिए। तो उस एनर्जी को चैनलाइज करना सिखाया है उन्होंने कि कैसे यूज़ करोगे, कैसे करोगे। एंड बीइंग ए डायरेक्टर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, मतलब उनका जो नज़रिया था सीन मेकिंग का नज़रिया, वो जब मैं खुद डायरेक्ट करती हूँ तो मुझे लगता है मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ सीन मेकिंग में। वो चीज़ों को बहुत अलग तरीके से देखती थी। अलग तरीके से मेरा मतलब है कि जब उन्होंने हमारे साथ उचक्का किया तो एक सीन था जिसमें एक्ट्रेसेस आती हैं और उनको पोटी करनी है ऑन स्टेज। अब पहली बार जब उन्होंने ये खोला तो हम सब शॉक हो गए, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं, और सब एकदम ऐसे हो गए कि ये तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप अपना पेटीकोट उठाएं और स्टेज पे बैठ के पोटी करें। फिर भी हिम्मत करके हम 3 लड़कियों ने हाथ उठाया, क्योंकि मैम को 3 फीमेल एक्ट्रेस चाहिए थी। तो मैम ने ऐसे ओपन किया था कि भाई ऐसे मैं ये सीन करना चाहती हूँ और आप कैसे, कौन कौन तैयार है उन्हीं से मैं करवाना चाहती हूँ। और फिर हमने हिम्मत करके हम 3 लड़कियों ने, मैं सविता रानी हंसने, हम 3 लड़कियों ने हाँ मैम हम करेंगे, क्योंकि एक बिलीव बन गया था उस डायरेक्टर का, हमारा एज एन एक्टर बिलीव बहुत बन गया था कि ये जो भी कह रही हैं वो किसी भी एंगल से स्टेज पे मतलब वल्गर नहीं होगा, किसी भी एंगल से। हमने किया वो सीन पोटी वाला, और हम लोग आते थे और हमें हिप दिए गए थे, फॉल्स हिप दिए गए थे, और हाथ में हमारे वो ग्लव्स होते थे जो कि हम यहाँ अटैच करके लाते थे अपने पेटीकोट में, और हाथ में लोटा लेके हम एंट्री करते थे। और एक बेंच छोटी सी बिछाई जाती थी, उस बेंच पर हम तीनों बैठते थे, पेटीकोट ऊपर उठाते थे, और ऐसे लाइट जो है वो ऐसे लाइट रखी गई थी, एक छोटी सी फुट लाइट को ऐसे दिया गया था जिसमें हिप नहीं नज़र आते थे, पर वो जो पोटी गिरती थी वो नज़र आती थी। हम लोग वो प्रेस करते थे, पोटी बनाई गई थी, पोटी को बना के उसमें भरा जाता था ग्लव्स में, और हमें वो ग्लव्स को ऐसे पुश करना होता था, और वो ऐसे पोटी टुक 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 गिरती थी। वो सीन ऐसे होता था, पुट पुट पुट, ऐसे टोपी ऐसे पोटी गिरती हुई दिख रही है और 3 लोग बैठे हैं, वो शैडो में दिख रहे हैं। तो वो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो स्टेज पे। उन्होंने वो जो एक ख्याल आप सिर्फ यहाँ दिमाग में सोच लेते हो, पर आपको लगता है नहीं, आप डरते हो कि नहीं यार ये स्टेज पे नहीं हो सकता, वी कांट डू दिस। तो वो जो खुलापन है ना, विचारों का खुलापन, उसको करने की फ्रीडम, और उसको आप कैसे कर सकते हो एस्थेटिकली, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, वो अनामिका अख्तर से मिली। तो वी आर सो लकी कि हमें ये 4 लोगों के साथ काम करने का मौका मिला 3rd ईयर में। एंड देन मैंने बच्चों के साथ भी काम किया, तो बच्चों के लिए भी मैंने बहुत सारे नाटक किए थे टीआई में उस समय। अभी मैं सबका जिक्र करने बैठूंगी तो आपको 3-4 घंटे चले जाएंगे। उसके बाद एनएसडी रेपेट्री में मैं 6 साल रही एज एन एक्टर। वो हर साल अराउंड मुझे लगता है हमने 100-125 शोज़ तो किए ही होंगे, एक नाटक मतलब जितने भी नाटक वहाँ चलते हैं, तो कुल मिला के अगर मैं काउंट करने बैठूँ तो 100-125 शो एक साल में किए होंगे। अब उस हिसाब से आप लगा लो 6 साल में कितने शोज़ किए होंगे। नाटक भी हर साल वहाँ पे 2-3-4 नए होते ही होता है, और पुराने रन होते रहते हैं जो पुराने शोज हैं। तो एक टाइम पे उस समय में अराउंड 10-12 नाटक चल रहे होते थे, जो कि धीरे धीरे ऐसा होता था कि हर साल कुछ नाटकों को बंद किया जाता था, कुछ नाटकों को फिर से चलाया जाता था। तो ऐसे कुछ नाटक ऐसे थे जो 6 साल चले, जैसे घासीराम कोतवाल जब मैं आई थी तब शुरू हुआ, फिर बीच में बंद हुआ, फिर दोबारा रिवाइव हुआ। जाति पूछो साधु की में जब मैं एनएसडी रेपेट्री में गई थी तो मैं उसमें एक पूतना का कैरेक्टर है, तो राजेंद्र नाथ जी ने मुझे वो पूतना करने के लिए दिया था। और जब मैं एनएसडी रेपेट्री से निकली उस साल, आखिरी के 2 साल, मैंने उसमें जो लीड रोल है नल्ली वो किया। अब आप ये सोचिए कि ऐसे ऐसे ग्रोथ बढ़ती गई।
और ऐसे बहुत सारे नाटक NSD रेपेट्री के साथ किए, बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ करने का मौका मिला। वहाँ का प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वहाँ के बैक स्टेज करने से मुझे आज अपना ग्रुप रन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है कि आप कैसे मैनेज करते हो। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा हर चीज़ में एज एन एक्ट्रेस मैं ये नहीं सोचती थी कि मैं तो एक्टर हो गया, मुझे तो एक्टिंग ही करनी है और मुझे यहीं बैठना है। मैं हमेशा घुस जाती थी बैक स्टेज में असिस्टेंट के तौर पे, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के तौर पे। उसमें मैं क्या करती थी कि मैं जो भी हाथ से भी करना है तो खुद हाथ से करने लग गए। तो वो हाथ से जो करना होता था ना, किसी भी प्रॉपर्टी को बनाना, कॉस्ट्यूम को हैंडल करना। जी मैम। अच्छा मैम, आपने किन किन नाटकों का 4-5 नाटक बता सकते हैं जिनका आपने डायरेक्शन किया, कुछ महत्वपूर्ण नाटक जो आपके? जैसे मैंने सबसे पहले जो डायरेक्शन किया था, सबसे पहला मेरा डायरेक्शन था रोमियो जूलियट। जी, रोमियो जूलियट किया था मैंने, और वो मैंने NSD में आने के बाद ही किया था। NSD में हमारी छुट्टियाँ पड़ती थी, फर्स्ट ईयर में छुट्टियाँ पड़ी थी, वो मैं गई थी तो मैंने वो डायरेक्शन किया अपने ग्रुप के साथ जाके। कोटद्वार में मीनाक्षी मैम ने ग्रुप बनाया था, उन लोगों के साथ जाके मैंने वो नाटक डायरेक्ट किया था। उस नाटक के 4 बच्चे बाद में BNA, MPSD और मुंबई स्कूल ऑफ ड्रामा ऐसे चले गए। वो लोग आगे बढ़ गए काफ़ी, अभी मिलते हैं साथ में तो बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, तो ऐसा लगता रहे, वैसे ही लगता है ये वही वाले बच्चे हैं छोटे छोटे जिनके साथ मैंने प्ले किया था। उसके बाद फिर मैंने दूसरा नाटक जो डायरेक्शन किया वो किया बाड़ा द स्लॉटर हाउस। बाड़ा द स्लॉटर हाउस, ये महाश्वेता देवी जी की एक कहानी थी दौलती करके, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी। बेसिकली तो ये फ्यूडल सिस्टम पर है ये कहानी, पर मैंने उसमें से जो एलिमेंट उठाया था, उसका नाटक बनाया था वो मैंने खुद ही बनाया था, मैंने खुद ही लिखा था उसको। तो उसमें से मैंने उठाया था जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला एरिया। दौलती एक लड़की होती है जो कि बच्ची होती है, और जैसा कि पहले होता था उस समय पे कि जमींदारों का कर्जा उतारने के चक्कर में बेटियों को वो लोग बेच देते थे कि कम पैसे में, और फिर उनका प्रोस्टिट्यूशन का काम शुरू हो जाता था। तो ये एक उधर की ही बिहार के किसी जो बैकवर्ड्स एरियाज़ होते हैं उसकी ही एक कहानी है, बिहार झारखंड के बॉर्डर वाले एरिया की कहानी है। तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग वाला एरिया उठा के मैंने उस पर किया था। एंड देन मैंने तीसरा नाटक किया था, ये मेरा 2014 में किया था। वो पहला वाला मैंने किया था 2007 में। ये जो तीसरा वाला डायरेक्ट किया था ये मैंने किया था 2015 में। ये मैंने किया था इरोम शर्मिला के ऊपर। इरोम शर्मिला तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी हंगर स्ट्राइकर माना जाता है इनको, है ना। वर्ल्ड में आज तक किसी ने हंगर स्ट्राइक की है तो ये सबसे बड़ी इनका लिस्ट आता है, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम आता है। तो उस समय इरोम शर्मिला को मैंने इसलिए किया था क्योंकि इरोम शर्मिला को कोई भी जानता नहीं था। मैं किसी से भी पूछती थी हिंदी वर्ल्ड में कि इरोम शर्मिला के बारे में, तो वो लोग शर्मिला टैगोर का नाम लेते थे। और मैं जॉय के साथ मेरा 2006 में पेयर हुआ था, तो मैं जब वहाँ गई तब मुझे इरोम शर्मिला के बारे में पता चला। मैं खुद भी नहीं जानती थी, और जब मुझे पता चला तो मैं वो पूरी कहानी जब मुझे पता चली तो मैं पूरा शॉक्ड हो गई। मैंने बोला लोग ऐसे काम भी कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है हिंदी बेल्ट वालों को कुछ भी। और वही सोच के मैंने हिंदी में ही ये नाटक किया था। इसके मैंने ऑल ओवर इंडिया में बहुत शोज़ किए इरोम शर्मिला के। फिर उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी थी अभी 2018 के आसपास, 18-19 के आसपास जब उन्होंने हंगर स्ट्राइक तोड़ दी तब मैंने वो बंद कर दिया था उस समय नाटक। उसके बाद मैं बाहर निकली और बाहर निकल के मैंने इंडिपेंडेंटली अपना काम शुरू किया। जब मैंने अपना काम शुरू किया तब सबसे पहला मेरा जो डायरेक्टोरियल वर्क था वो था तमाशाए नौटंकी। तो तमाशाए नौटंकी मैं करना चाहती थी काफ़ी पहले से मतलब मेरे लिए नौटंकी, साजिदा के लिए नौटंकी एक ऐसी चीज़ थी कि हमेशा से मुझे बोला गया था लड़कियाँ नौटंकी नहीं दिखेगी, तो वहीं से उसका नाम भी निकला था तमाशाए नौटंकी। तो मुझे लगता था क्यों नहीं दिख सकती, बोले उसमें लड़कियाँ नाचती हैं, उसमें गंदा होता है, ये होता है, वो होता है। तो जब मैं NSD आई तो NSD से मुझे पूछा गया आपकी फोक फॉर्म क्या है, और मुझे पता ही नहीं था कि नौटंकी हमारी फोक फॉर्म है। तो मैंने बोला मुझे नहीं पता। बाद में NSD आई तो NSD में जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता, मैंने उसका पूरा बैक हिस्ट्री पढ़ा। उसके बाद हम लोगों को एक गुलाब बाई करके डिप्लोमा हुआ हमारा। गुलाब बाई के बारे में उस समय बहुत डिटेल में जाना, तो मैं इतना शौक हो गई कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ है और इसका क्या हो गया और इसको देखने का नज़रिया क्या हो गया। जबकि इतने सुंदर बहरे तबिल, चौबोला, गज़ल, इतने बढ़िया बढ़िया गायकी है उसमें,
तब से मेरे जहन में था कि मुझे इस पर नाटक करना है। ये जो मेरी ज़िंदगी में जो खड़ा हुआ है ना तमाशा नौटंकी का, इसमें मुझे नाटक करना है। तो मैं जब निकली तो मैंने ये फैसला किया कि मैं ये नाटक करूँगी। इसलिए मैं पूरा रिसर्च पे निकली। मैं गई, मथुरा गई, फिर मथुरा से मैं लखनऊ, लखनऊ से फिर बनारस, कानपुर, इलाहाबाद, हाँ मथुरा, बनारस, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, ये वाला एरिया हमने पूरा कवर किया। तो मैं जॉय को लेके गई थी साथ में, तो हम लोगों ने पूरा टूर किया 1 महीने का अपने खर्चे पे। तो हम लोग गए, रेपेटरी से पैसा आया था, वो पैसा हमने खर्च किया, पूरा इस नाटक में लगा दिया। रेपेटरी से जो एक जी क्या बोलते हैं सरकारी लोगों को जो मिलता है जी, क्या बोलते हैं उस फंड को, एक फंड मिलता है ना जो आपका छोटा छोटा कलेक्ट होकर जुड़ता है। प्रोडक्शन नहीं, पर्सनल सैलरी से जो पैसा बचता है, सैलरी से पैसा मैंने 6 साल NSD रेपेटरी में जो जॉब किया उसमें सैलरी करती थी। तो आई एम ए बिग ग्रेड आर्टिस्ट, तो ग्रेड वालों को वो क्या पीएफ प्रोविजनल फंड वो जमा हमारा ही जमा होता है, हम ही से काट के जमा करते रहते हैं और बाद में इकट्ठा करके देते हैं। तो वो पैसे थे, वो पैसे पूरे लगाए। तो हम लोग गए, हमने जाके होटल बुक किए, होटलों में रहे, हम गाँव में गए, हम लोगों ने बुगी में बैठे, फिर गाँव में जाके फोक आर्टिस्टों से मिले, उनके बहुत सारे क्लिपिंग्स हमने उनके इंटरव्यूज़ कलेक्ट किए और एक पूरा सब जोड़ के एक नाटक बनाया जिसका नाम था तमाशा नौटंकी। उसमें नौटंकी की कहानी शुरू होती है। नौटंकी की कहानी वहाँ से शुरू होती है जब नौटंकी बहुत खूबसूरत हुआ करती थी और वो कैसे बिगड़ गई, उसका बिगड़ा हुआ रूप जो आज हम देख रहे हैं, एंड देन उसको भी हम फिर होप पे छोड़ते हैं। तो वो मेरा एक पहला फुल फ्लेश ऐसा नाटक था जिसको हमने इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में शो किए। भारत रंग महोत्सव में भी उसको 2 शो मिले, इंटरनेशनली अक्लेम्ड प्ले हुआ। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, साहित्य कला परिषद देता है, तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन का अवार्ड मिला उसको दिल्ली के ही गवर्नमेंट से उस साल, जिस साल वो मैंने किया था। उसके अलावा हमने उसको साउथ में भी शोज़ किए, हमने हरियाणा में भी शोज़ किए और ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया में उसके बहुत शोज़ हुए। वो ख़त्म करने के बाद जब वो चल ही रहा था, उसके शोज़ ही चल रहे थे, तब मेरे दिमाग में फिर से एक और उसी समय रिसर्च करते करते फोक आर्टिस्टों में भी फीमेल आर्टिस्ट की जो कंडीशन हो जाती है, समझ रहे हैं आप? तो फोक जो करते हैं उनमें जो फीमेल आर्टिस्ट होती है उसकी कंडीशंस, ऐसे 3-4 इंटरव्यूज़ आए थे जिसमें उनकी कंडीशंस की जो वो एक दोहरी ज़िंदगी जीती है ना, कि मतलब सामने तो कुछ और दिखा रही हैं और पीछे अंडर करंट कुछ और चल रहा है उनकी लाइफ में। उसको मेरे दिमाग में वो बहुत ज़्यादा उस समय बैठ गया था कि मुझे इसको लेके भी करना है। तो जैसे ही मेरा ये नाटक रन होने लगा, मैंने उस पर फोकस करना शुरू किया। फिर मैंने वो नाटक किया, वो बंजारा नाम से मैंने एक नाटक किया था, बंजारा। और बंजारा का शो भी ओलंपिक में सेलेक्ट हुआ। जब मैंने बंजारा किया तो उसको ओलंपिक उस साल होने वाला था, तो मैंने भेजा DVD, वो ओलंपिक में सेलेक्ट हुआ और मुंबई में उसका शो किया हमने। और वैसे तो हमने उसके 4-5 शोज़ किए, उसके ज़्यादा शोज़ नहीं कर पाई मैं। तो जब मैंने वो किया तो हम लोग बाकायदा मेरे होम टाउन गए थे धामपुर में हमने एक जगह ली थी। उस जगह में हम आर्टिस्ट, मतलब उसमें 5 फीमेल एक्ट्रेस हैं और 2 मेल हैं और बाकी म्यूज़िक की टीम है, तो 3 म्यूज़िक की टीम है और हम 10-12 लोग थे। हम 10-12 लोग जाके वहाँ पे रहने लगे और वहीं उसी एरिया में जहाँ पे लोग, मतलब वो थोड़ा आउटर एरिया है, गांव जैसा पड़ जाता है, उसमें बाकायदा 40 दिन रह के हमने वहाँ पे पूरा एक्सप्लोर किया। तो वो ओपन एयर में किया हमने नाटक, मतलब खुले में एक तंबू करता है, उस तंबू के आगे एक चूल्हा लगता है, 4 पाई पड़ी रहती है, रस्सी वस्सी बांधते हैं, उस पर कपड़े वपड़े सूखते हैं, वो पूरा वहीं पे वो नाटक किया गया। उसके शोज़ हुए बहुत, वो भी बहुत खूबसूरत नाटक था। वो मैंने किया था 2017 में। 2017 में ही मैं प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद 2018 में मेरी बेटी पैदा हुई। तो उसके बाद जो है मैं थोड़ा रुक गई, मतलब मेरा 2018 मार्च तक मैंने ये सारे शोज़, प्लेज बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे काम किया। 2018 मेरी बेटी पैदा हुई, उसके बाद मुझे लगा यार अब तो मैं ज़िंदगी में कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो सिजेरियन हुई थी और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रही उस टाइम। कि ज़िंदगी में एक लड़की जो इतना स्ट्रगल करके आई है, हर समय वो दौड़ती रहती है, उसको काम के अलावा कुछ भी नहीं सोचता, उसको सिर्फ काम करना है, दिमाग में हर समय काम दिखता रहता है और कुछ नहीं दिखता कि क्या करना है, ये कैसे करना है, इसके बाद क्या करना है, ओके मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। वो बिल्कुल एकदम बेड पे चली गई,
ऑलमोस्ट मैं 6 मंथ, क्योंकि मैं 35 की थी जब मेरी बेटी पैदा हुई, नहीं मैं प्रेग्नेंट हुई, 36 में मेरी बेटी पैदा हुई। तो 36 में आपको जब सिजेरियन बच्चा होता है, आपका इतना ब्लड लॉस्ट हो जाता है, आपकी हिम्मत नहीं होती। मैं 6 महीने तक बेड पे थी, 6 मंथ बेड पे थी मैं नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती थी, पैनिक अटैक्स आते थे, बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ही पागल जैसी हो गई थी। तब मुझे लगा नहीं ऐसे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी ज़िंदगी में, मैं खुद को भी ख़त्म कर दूँगी, मेरी बच्ची का क्या होगा, ये सब सोचती रहती थी उस समय। तब दिमाग में ख्याल आया कि नहीं, कुछ तो करना है बेटा, आप ऐसे नहीं रह सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप इसके लिए बनी ही नहीं हो, आप तो किसी और चीज़ के लिए बनी हो, आप कैसे कर सकती हो ये सब अपने साथ। तब एक स्टूडियो रन करने का प्लान आया दिमाग में, तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचा, जॉय को बोला एक स्टूडियो लेते हैं, वर्कशॉप शुरू करते हैं, क्योंकि एक ठहराव आ जाए। उसके पहले तक हमने कोई स्टूडियो वगैरह रेंट नहीं लिया था, हम लोग ऐसी जगह जगह जाकर काम करते थे, क्योंकि फ्री थे, इतना बाउंड नहीं था। अभी तो आप भी देख रहे हो बच्ची है तो बाउंड हो जाता है, आपसे बात करने के लिए भी वक्त इतना निकल गया, क्योंकि बच्चा है उसके साथ हमें लेके सब कुछ चलना पड़ता है, दोनों हस्बैंड वाइफ को। तो स्टूडियो हमने लिया, हमने स्टूडियो रेंट पे लिया 2018 नवंबर में, 2018 नवंबर में हमने स्टूडियो रेंट पे लिया। एंड देन उसके बाद तो फिर हम दोनों मियाँ बीवी लगातार काम करते ही रहे, हमारा काम रुका नहीं। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे नाटकों को डायरेक्ट किया, जैसे मैंने किया लोनली सोल्स करके एक प्ले डायरेक्ट किया, और इस बीच में मैंने डायरेक्ट किया था लोनली सोल्स के बाद चेरी ऑर्चर्ड किया, जाती ही पूछो साधु की किया, और एकदम से याद करने बैठे तो देखो नाम भी नहीं याद आ रहा। उसके बीच में मैंने किया कथा कंस की, मैंने डायरेक्ट किया है, और रिसेंटली अभी हाँ विरासत मैंने डायरेक्ट किया, और विरासत के हमने सबसे ज़्यादा शोज़ किए। एक और प्ले मैंने डायरेक्ट किया पश्मीना का भी 9 तारीख को त्रिवेणी में शो है, आप देखने आइए, त्रिवेणी में मंडी हाउस में। तो पश्मीना मैंने डायरेक्ट किया, 9 जनवरी को शो है, आप आइए ज़रूर देखना। इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पश्मीना किया, विरासत किया, ऑथेलोज करके एक मैंने डायरेक्ट किया, शेक्सपियर का ऑथेलो, उसी पर मैंने बेस्ड करके एक ऑथेलोज नाम से डायरेक्ट किया प्ले। और इस बीच में मैंने ये भी किया, चेखव की दुनिया किया डायरेक्ट, चेखव की दुनिया किया। और तहमीना दुरानी का एक नॉवल है ब्लेस्फेमी, उससे मैंने एक दोज़ख नाम का प्ले डायरेक्ट किया, जो कि अभी पटना में है 14 फरवरी को, जिसका शो दोज़ख भारंगम में सेलेक्ट हुआ है वो इस बार। तो बाकी नाम मुझे याद नहीं आ रहे, और भी हैं 2-4 नाम, 2-4। दिल्ली में हिंदी रंगमंच की स्थिति कैसी है आपके अनुसार? दिल्ली में ठीक है, मुझे लगता है दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा रंगमंच होता ही है, क्योंकि दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है लोगों के पास ना, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मतलब जैसे आप देख लीजिए कि जो लोग वैसे नहीं कर सकते, वो लोग एसकेपी सपोर्ट करता रहता है, तो एसकेपी की तरफ से बहुत लोग नाटक करते हैं। एसकेपी साहित्य कला परिषद साल में बहुत शोज़ करता है, तो बहुत सारे लोग हैं जो साहित्य कला परिषद के ही शोज़ करते रहते हैं लगातार, हर साल। और फिर उसके बाद हिंदी अकेडमी है, उसके बाद उर्दू अकेडमी है, वो इनसे ही इतना बिजी रहता है। हॉल हमारे यहाँ के थिएटर हॉल, फिर संगीत नाटक अकेडमी बहुत सारे नाटकों को प्रोड्यूस करती रहती है, यहाँ बुला के शोज़ करवाती रहती है। एनएसडी बहुत सारे नाटकों को सपोर्ट करती रहती है, वो यहाँ बुला के सपोर्ट करती रहती, शोज़ करवाती रहती है। फिर है रेपेट्री ग्रांट भी एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि सपोर्ट है। जिन लोगों को रेपेट्री ग्रांट ज़्यादा मिलती है वो लोग भी लगातार नाटक करते ही रहते हैं। तो दिल्ली में बहुत लोग हैं, क्योंकि दिल्ली हब है, मंडी हाउस में नाटक होते हैं, और जिनको भी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये चीज़ें मिलती हैं, वो सब लोग मंडी हाउस में ही नाटक करते हैं। तो इसलिए लगता है कि रंगमंच बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसा लगता रहता है कि रंगमंच बहुत अच्छा हो रहा है। तो लोग अभी त्रिवेणी में भी एक फेस्टिवल्स होते रहते हैं, लगातार नए फेस्टिवल्स होते रहते हैं। दूसरे यहाँ वर्कशॉप्स का बहुत कल्चर है, क्योंकि लोग आना चाहते हैं दिल्ली में तो वर्कशॉप करते हैं, तो वर्कशॉप प्रोडक्शंस बहुत होते हैं। दिल्ली तो भरमार है नाटकों का, दिल्ली तो एक तरीके से हब है, दिल्ली में शोज़ होते ही रहते हैं। आपको ऑडिटोरियम लेने जाइए, रेंट पे मिलेगा ही नहीं, कोई भी सैटरडे संडे, इवन कमानी। आजकल तो एक नया भी कल्चर शुरू हुआ है, आप चाहें तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं।
लोग बाग मुंबई से एक फेस बुलाते हैं, उसका फ़ोटो लगाते हैं, कमानी बुक करते हैं, 4,000 5,000 का टिकट बेचते हैं। अब वो क्वालिटी क्या है उसमें मैं नहीं बात कर सकती, पर ये भी शुरू हुआ है अभी दिल्ली में, तो दिल्ली में भी बहुत हिंदी थिएटर हुआ है। अच्छा मैम, यहाँ पे इस राज्य में कौन कौन से हिंदी लेखिकाएं, उपन्यासकार तथा नाटककार हैं जो स्त्री विमर्श से जुड़े मुद्दों पे लगातार लिख रही हैं? आपको कुछ? आप नए में बात कर रहे हो, पुराने में बात? नए पुराने दोनों, अगर आप सिर्फ लिखने वालों के बारे में बात कर रहे हैं? लिखने और मंचन भी कर रहे हैं तो बेहतर है। सिर्फ इसी दिल्ली की बात कर? हाँ, दिल्ली की। दिल्ली में तो बहुत गिने चुने नाम है। दिल्ली में कौन लिख रहा है अभी महिलाओं में? तो पुरानी मैम लिखती रहती थी, तो पुरानी मैम के अलावा तो मुझे वैसे कोई नाम याद नहीं आ रहा है। ये अच्छा मैम, इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच के विकास में कौन से पुरुष निर्देशक हैं जो योगदान दे रहे हैं? दिल्ली की बात कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया? दिल्ली। अच्छा, ऐसे कोई पुरुष निर्देशक हैं जो स्त्री से जुड़े मुद्दों पर लगातार मंचन कर रहे हैं? अच्छा मैम, अगला सवाल है कि पहले तो हमारा जो थिएटर था उसमें महिलाएं जो हैं बहुत ही कम आती थी। अब फ्रंट में महिलाएं एज ए एक्ट्रेस और बैक स्टेज महिलाएं, दिल्ली में क्या स्थिति है? महिलाएं अभी बहुत आ रही हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ, मतलब क्या स्थिति है आपके अनुसार? पहले तो पुरुष ही ज़्यादा थे, एक्टिंग भी पुरुष करते थे, बैक स्टेज भी पुरुष ही ज़्यादा थे। अब दिल्ली में क्या हालात है महिलाओं को लेकर, एज ए एक्टर और एज ए? नहीं, मुझे तो, मैं दिल्ली में रहते रहते 2005 से आज 2023 है, इतने साल हुए, तो मैं तो अभी गिने चुने 2 लोगों को छोड़ दूँ तो मुझे तीसरी महिला कोई बैक स्टेज में आज तक देखी नहीं। अच्छा, बैक स्टेज से मेरा मतलब है लाइट डिज़ाइनर कौन है हमारे दिल्ली में, बताइए। अगर आपकी नज़र में कोई है तो मुझे बताइए, आप कोई लाइट डिज़ाइनर है महिला? हाँ, एक है जिसमें महिलाओं को आगे किया जाता है और वो है कॉस्ट्यूम डिज़ाइन। ओके। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में आपको पुरुष नहीं मिलेंगे, वहाँ महिलाएं मिलेंगी। तो ये जो कैटेगराइजेशन है ये तो अभी भी वैसे ही चला आ रहा है जैसे पहले था जी। तो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बना दो, अच्छा महिला है, अच्छा इसको कॉस्ट्यूम पढ़वा दो, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर बना दो बैक स्टेज के नाम पर। लाइट पढ़ाने के लिए आप कभी महिला को नहीं बुलाते हैं, मंच सज्जा पढ़ाने के लिए आप कभी महिला को उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं करते हैं। तो मेनली महिलाओं का नाम आता है कॉस्ट्यूम में। मेकअप तो उतना बड़ा एलिमेंट है भी नहीं थिएटर में, लेकिन जो एक नॉर्मल मेकअप होता है या जिस तरीके का मेकअप कुछ लोग यूज़ करते हैं उसमें भी आपको महिला कोई नहीं दिखाई देगी, पुरुष ही दिखाई देंगे ज़्यादातर। महिलाओं का तो वही हाल है अजीत जी। एक्ट्रेस हैं, एक्ट्रेस ज़्यादा है ना, आप बोल रहे हैं? एक्ट्रेस में भी तो थिएटर एक्ट्रेस तो कहाँ रह पाती हैं। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा कितना, अभी भी आप देख लीजिए और पहले भी आप देख लीजिए, ज़्यादातर लोगों को मुंबई जाना होता है एक्टिंग में। कुछ गिने चुने नाम है आज भी थिएटर में। अगर मैं थिएटर में एक प्रोडक्शन करने के लिए एक्ट्रेसेस को ढूंढती हूँ तो कुछ ही लोग हैं, 2-4 लोग हैं। जैसे अब मैं देखती हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो बरनाली मेधी, निधि मिश्रा, अंजू जेटली या फिर सविता रानी, ये 3-4 लोगों को छोड़ दूँ और उसके अलावा मुझे कोई एक्ट्रेस मिल ही नहीं पाती। सविता जेटली नहीं, अंजू जेटली जी। और क्या नाम बताया? सविता रानी मेरी बैचमेट है, वो भी थिएटर कर रही है। तो अगर मैं इन लोगों को छोड़ दूँ, 4 नाम गिना है ना मैंने आपको, मेरी भी अपनी समझ भी इतनी लंबी हो गई है, थिएटर एक्ट्रेस कोई है ही नहीं दिल्ली में। दिल्ली इतना बड़ा शहर है, हर नाटक करने के लिए आपको हर बार नई एक्ट्रेस लेनी पड़ती है। मतलब मैं जिन बच्चों को तैयार कर रही हूँ, मान लो मैंने स्टूडेंट के तौर पे भी 3 लड़कियों को तैयार किया, वो 3 लड़कियाँ भी मुझे 2 शो के बाद दोबारा नहीं मिलती क्योंकि वो मुंबई जा चुकी होती है। ये स्थिति है।
अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के आने से रंगमंच में स्थिति में कोई बदलाव आप देखती हैं? पहला तो मेरा आप ही से सवाल है, अभी महिला निर्देशक कितनी हैं आपकी नज़र में? अनुराधा कपूर। अभी की जनरेशन की बात, मेरी जनरेशन की बात कर रही हूँ मैं। उन लोगों को छोड़ दीजिए, अनुराधा कपूर, त्रिपुरारी शर्मा, कीर्ति जैन, अनामिका हक्सर, माया कृष्णा राव, उषा गांगुली, उमा झुनझुनवाला, और कौन है? हाँ बस यही तो नाम है। नीलम मानसिंह इज ऑल्सो वन ऑफ द फीमेल डायरेक्टर। तो इन लोगों को छोड़ दें तो इनके बाद कहाँ है कोई फीमेल? आप सोचिए ना, उनकी उम्र सोचिए आप। हम क्यों नहीं देख रहे इस पहलू को? मैं अभी देखती हूँ तो मैं अपने आप को भी फीमेल डायरेक्टर्स में बहुत अलूप पाती हूँ। आज एनएसडी की कंडीशन ये है, वहाँ एक फीमेल टीचर नहीं है। हम किस स्त्री विमर्श की बात कर रहे हैं? जबकि वक्त बदल रहा है, महिलाएं हर फील्ड में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। थिएटर वाली महिलाओं को क्यों नहीं चांस मिलता आज भी? कहाँ है? उन लोगों ने जो किया है वो किया है। आप कब तक उनका बात करते रहेंगे? आप कभी इस बारे में क्यों नहीं बात करते कि उनके बाद के लोग कहाँ हैं? उनके बाद आज तक, आज वो त्रिपुरा में चली गई हैं, अनुराधा कपूर 75 हो गई हैं, नीलम मानसिंह रिटायर हो चुकी है, उनको इतने साल हो चुके हैं। सब लोग तो बूढ़े हो गए ना, जो लोग भी काम किए हैं। उनके बाद कोई नाम क्यों नहीं है आज तक फील्ड में? तो मतलब आपके अनुसार आप बताइए मुझे, आप तो रिसर्च कर रहे हैं, आपको कोई नाम ऐसे निकल के आया है जो ऑल ओवर इंडिया में जाना जाता है? कोई एक नाम बताइए। देखिए, पर्सनल तौर पे तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन जब हम यूनिवर्सली बात करते हैं, जब आप मेरे पास यहाँ बैठे हैं और आप फीमेल निर्देशक के बारे में बात कर रहे हैं, तो कौन है इनके बाद? मैं भी तो देखना चाहती हूँ ना। मैं खुद उनको इंस्पायर, मैं उन्हीं से इंस्पायर हुई हूँ। मैंने आपको बताया भी अपनी बातों में कि मैं उन्हीं से इंस्पायर हूँ। मैं उनको बहुत अपना एक तरीके से कहना चाहिए गॉड मदर के तौर पे ही देखती हूँ। एक फिगर, एक ऐसी फिगर कि मैं भी वैसा होना चाहती हूँ। पर मैं ये देखती हूँ कि इस बीच की औरतें गई कहाँ? या अगर वो काम कर रही है तो उनका काम क्यों नहीं आता है सामने? वो काम कहाँ गया? अब मणिपुर की मैं बात कर रही हूँ आपको, वहाँ पे हमारी एक सीनियर है थनई लिमा, इतना अच्छा काम करती है, उनका नाम क्यों नहीं आता? लोग क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं बढ़ने देते आगे? उनका काम मुंबई दिल्ली क्यों नहीं आ रहा है? इस मेट्रो सिटीज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रही है वो काम? ऐसे कुछ और नाम होंगे जो हर स्टेट में होंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि काम तो सभी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहे, काम तो सभी कर रहे हैं। अब रोबोजिता गोगोई एक टाइम पे इतना बड़ा नाम निकल के आया था, अब फिर वो गायब भी हो गई, कहाँ है पता नहीं। अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के आने से ज़्यादा गुस्सा करती है क्या अजीत? नहीं एक्चुअली इस बात को लेकर मुझे गुस्सा है, भरा पड़ा हुआ है अंदर। मेरा सवाल है सोसाइटी से, आप, अब मैं और जॉय दोनों अलग अलग नाटक करते हैं, दोनों का नाटक का टेम्परामेंट अलग है। जॉय बिल्कुल अलग फॉर्मेट में नाटक करता है, मैं बिल्कुल अलग फॉर्मेट में नाटक करती हूँ। कल जब भारंगम में हम दोनों अप्लाई करते हैं अपना अलग अलग नाटक, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि हस्बैंड वाइफ का नाटक है? भाई आपने 2 NSDN पास आउट किए हैं, 2 NSDN, अगर 2 इंडिपेंडेंटली काम आपको भेज रहे हैं, यू शुड एक्सेप्ट एज ए साजिदा। वाई यू टोल्ड अबाउट ऑलवेज लाइक दिस कि अच्छा जॉय की बीवी है? हम नॉट जॉय की बीवी, मैं साजिदा हूँ। साजिदा अपने आप में एक आइडेंटिटी है, वो अपना काम कर रही है, जॉय अपना काम कर रहा है। तो कोई जॉय को साजिदा का हस्बैंड बोले तो मुझे वो भी एक्सेप्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपने केस में नहीं कह रही, मैं अपने पति के केस में भी कह रही हूँ। हम 2 लोग हैं, दोनों बिल्कुल डिफरेंट काम करते हैं। हम घर में पति पत्नी होते हैं, अपने प्रोफेशन में पति पत्नी कभी नहीं होते। तो आई डोंट नो कि कहाँ चूक हो रही है।
क्या हो रहा है कि लोग ही नहीं है, मतलब काम हो रहा है पर लोग नहीं है, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, किसी भी किताब में मेंशन नहीं है। इतनी आप पिछले 10 सालों की पूरी उठा के देख लो, रंग प्रसंग ही उठा के देख लो, आप रंग प्रसंग तक में जिक्र नहीं है फीमेल निर्देशकों का। कोई एक चैप्टर लिख दिया, उसमें आपने 2-4 लोगों के नाम ऐड कर दिए, वो वही इतना सा रह जाता है। वो कभी भी अनुराधा कपूर, कीर्ति जैन या अनामिका अख्तर की तरह एक नाम नहीं बन पाएंगे। अच्छा मैम, अगला सवाल है कि महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में कोई परिवर्तन देखते हैं? एक पुरुष लिखता है नाट्य वस्तु तथा नाट्य का जो कथ्य होता है, एक पुरुष जो लिखता है वो थोड़ा अलग होता है, एक महिला लिखती है वो अलग होता है, वो किस तरीके का परिवर्तन आपको दिखाई देता है? देखिए, ये तो एक बहुत ही सब्जेक्टिव सवाल है ना, तो ये पुरुष की सेंसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ऐसे पुरुषों को भी देखा है जो महिलाओं की छोटी छोटी परेशानियों को बहुत सेंसिटिवली हैंडल कर पाते हैं, या उसके बारे में बात कर पाते हैं, या सोच पाते हैं। कई बार महिलाएं नहीं देख पाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक महिला बीइंग ए फीमेल, अगर मैं सिर्फ उस पॉइंट की बात करूँ, तो एक फीमेल जिस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में गुजरती है, जो पिरोया जाता है, उसके जन्म लेने से लेकर उसकी मृत्यु तक, जन्म लेती है तो उस परिवार में वो एक लड़की जन्म लेती है जिसकी जिम्मेदारी फैमिली के ऊपर बहुत बड़ी होती है। तो वो जो फील करती है ना उस समय पे, भले ही उसे कितना ही प्यार मिले, पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातें, अच्छा चलिए तेरे दहेज में दे देंगे, अरे ऐसा मत कर, ससुराल में हमारा नाम खराब करेगी क्या। तो ये जो सब छोटी छोटी, ये बहुत छोटी चीज़ है पर ये बहुत बड़ी है। किसी की साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए ये चीज़ें बहुत, और ये सब प्यार नहीं है। वो लोग आपको कुछ नीचा नहीं दिखा रहे, मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली वाले आपको नीचा दिखाना चाहते हैं या फैमिली नहीं, ये उनका प्यार ही है। वो चाहते हैं कि तुम जहाँ जाओ, जहाँ रहो, वहाँ खुश रहो। दैट्स वाई दे आर डूइंग दिस। तो वो जब खुद ये सब फेस करती है और उससे निकलती है, जब वो बड़ी होती है, और जब वो बड़ी होने के बाद अपने फैमिली के ही भाई हो या पापा हो, उनसे वो जो एक फील आता है कि यू नीड ऑलवेज ए प्रोटेक्शन। घर से बाहर जा रही हो, भाई को साथ लेती जाओ, यू नीड ऑलवेज ए प्रोटेक्शन। एंड देन जैसे ही वो उस घर से निकल के शादी करके दूसरे घर में जाती है, इतने अनजान लोगों को उसको अपना बनाना होता है। ओनली शी कैन फील दैट थिंग, नोबडी कांट। एक पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष शादी करके दूसरे घर में नहीं जा रहा, एक महिला जा रही है। उसके बाद वो जो सब होता है उसको पता नहीं है। किचन में बहुत छोटी छोटी बात कर रही हूँ, पर ये बहुत छोटी छोटी बातें बहुत ऊपर के लेवल पे जाकर कनेक्ट होती हैं अजीत जी। उसको नहीं पता होता कि घर में किचन में जब वो जाती है चाय बनाने पहली बार, उसको नहीं पता कि इस किचन में चीनी और चाय की पत्ती कहाँ है, और वो ढूंढती है, और उसमें शायद वो कुछ गड़बड़ा भी देती है, कई बार कुछ गिरा भी देती है, और कई बार वो पूछने की हिम्मत भी कर लेती है। तो ये सिर्फ वो समझ सकती है, कोई और नहीं समझ सकता। उसके बाद जब वो उस परिवार में धीरे धीरे जेल होने लगती है, और जब उसको अपना पति भी अपने जैसा लगने लगता है, तब उसकी ज़िंदगी में एक और चीज़ आ जाती है, वो उसका बच्चा। और जब एक औरत बच्चे को 9 महीने पेट में रख के जन्म देती है, उसे अपना दूध पिलाती है, और उसकी हर चीज़ को वो देखती है और धीरे से उसको बड़ा करती है, तो वो जो दोनों का कनेक्शन है वो सिर्फ एक औरत ही फील कर सकती है। मर्द भी करता है, मैं ये नहीं कहती मर्द नहीं कर सकता, पर वो जब लिखने में आता है तो वो अलग हो ही जाता है अजीब। तो ये सारे पहलू हैं ज़िंदगी के, जिनसे शायद एक मर्द प्रैक्टिकली और पढ़ लिख के कितना भी सेंसिटिव हो जाए, पर जो प्रैक्टिकल चेंजेस और जो प्रैक्टिकल चीज़ें उस एक महिला लेखक के साथ गुजरी होती हैं, वो सिर्फ वही लिख सकती है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये वैसा ही फ़र्क है जैसे 9 महीने पेट में रख के जन्म देने वाली माँ। तो पुरुष तो पिता हो जाता है, पिता होने के बाद वो भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करता है, पर वो प्यार वो नहीं हो सकता जो वो पेन से निकलता है। तो ये लेखकी में वही है, दोनों में यही फ़र्क है। बस दोनों बहुत अच्छे राइटर हैं, दोनों सेंसिबल हैं, पर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि वो जो 9 महीने पेट में रखने की जो एक फीलिंग होती है, वो सिर्फ एक महिला राइटर में आ सकती है।
तो इसलिए मुझे लगता है वो सेंसिबिलिटी आपको, आप तिवारी मैम के नाटक पढ़े हैं आपने, वो महाश्वेता देवी को पढ़ा होगा आपने, इस्मत चुगताई को पढ़ा होगा आपने, तहमीना दुर्रानी को पढ़ा होगा, महादेवी वर्मा को पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे राइटर्स आपने पढ़े हुए, आपने मृदुला जी को पढ़ा है आपने, क्या है हमारी ब्रोस की जो अमृता जी को पढ़ा है, और हमारी ये क्या नाम है, कैसे नाम क्यों भूल जाती हूँ मैं आजकल, बहुत बड़ी राइटर है, दिल्ली की है वो, अभी पिछले नहीं उनकी डेथ हुई, अभी डेथ हुई है। अच्छा मैं आपको याद करके बताऊँ, मेरे दिमाग से निकल गया उनका नाम। अच्छा अगला जो महत्वपूर्ण सवाल है, इस क्षेत्र में रंगमंच के लिए सरकार की क्या भूमिका है अभी दिल्ली में? देखिए मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकती हूँ जी, तो मैं वही बताऊंगी आपको, वही मैं झूठ मूठ कुछ नहीं बोलूँगी, मैं ज़्यादा नहीं जानती सरकार की क्या भूमिका है, क्योंकि मैं सरकारी फंड्स ज़्यादा लेती नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि सरकार से फंड लेने के लिए आपको थोड़ा जाना पड़ता है, उठना बैठना पड़ता है, चाय पानी पीना पड़ता है, तो उसका मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत थिएटर में बिजी हूँ और बाकी बचा हुआ टाइम मेरी बच्ची के साथ बहुत व्यस्त हूँ, तो मैं आपको बता नहीं सकती इस समय क्या परिस्थितियाँ हैं, इट्स वेरी सीरियस रियली। कोई बात नहीं। 12वां, आप सरकार से क्या अपेक्षा करती हैं रंगमंच की बेहतरी के लिए? सरकार से मोस्ट प्रोबेबली जो मेरी अपेक्षाएं हैं वो है कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि अगर मेरा कभी उनके साथ इस तरीके की बातचीत हो और मैं रूबरू हो, तो मैं चाहती हूँ कि स्पेसेस ओपन हो, मतलब ओपन परफॉर्मेंसेस के लिए स्पेसेस ओपन हो। स्पेसेस ओपन हो मेरा मतलब है कि एक आर्टिस्ट जहाँ चाहे, मान लीजिए कोई सोसाइटी है तो सोसाइटी में ऐसी जगह बनाई जाए जहाँ आर्टिस्ट जाए और वो परफॉर्म करे। आप समझ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं जगह जगह, तो मेरी वो बहुत दिली इच्छा है, क्योंकि हम बाउंड हो जाते हैं कि हमें हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो जो ओपन स्पेसेस हैं वहाँ पे लोग रिहर्सल भी कर सकें, वहाँ पे लोग नाटक शो भी कर सकें, वो फिर चाहे कैसे भी हो, मतलब वो चाहे फंडिंग से हो, मतलब वहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो अपनी इच्छा से वहाँ पे उन लोगों को शो देखने के बाद कुछ उनको लगता है कि नहीं ये हमारी तरफ से एक ऑनर या डोनेशन जो भी है, पर मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल करने की जगह बहुत कम है दिल्ली में, तो गवर्नमेंट को इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए कि प्रैक्टिकल करने की जगहों को बढ़ाएं। ऑडिटोरियम, नॉट एग्जैक्टली ऑडिटोरियम, मैं बात कर रही हूँ ओपन स्पेसेस से, लेकिन ऑडिटोरियम हर जगह बनाना पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। दिल्ली में वैसी ज़मीन नहीं रह गई है, पर आप एटलीस्ट पार्क है, लोग आते जाते हैं, यू जस्ट गिव ए स्पेस टू कलाकार बिना। जी, और क्या चाहते हैं गवर्नमेंट से, फंडिंग या ऐसी कोई हेल्प? पता नहीं, इसके बारे में सोचा नहीं, सोचा नहीं इसके बारे में जी, थोड़ा सोच के बताऊंगी जी, मैसेज करूँगी आपको। अच्छा मैम, अगला सवाल, यहाँ पे जो हिंदी रंगमंच जो बचा हुआ है या डेवलप हो रहा है उसकी स्ट्रेंथ क्या है आपके अनुसार? आप इसको पॉज कीजिए, मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा रो। थैंक यू मैम कि आपने हमें अपना इतना महत्वपूर्ण, थैंक यू मैम कि आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया हमारे अनुसंधान के लिए। अभी हम बात कर रहे थे दिल्ली की महत्वपूर्ण निर्देशिका साजिदा मैम से। साजिदा मैम को बहुत बहुत आभार। थैंक यू मैम। नमस्ते मैम।